हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बीएससी सेमेस्टर 6 जूलॉजी का सेकंड पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय का है। ऐसे विद्यार्थी जो राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लीजिएगा, और जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न के आधार पर होना है उन सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर रामबाण होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में भी सेम रिपीट होंगे। ओके दोस्तों, नई शिक्षा प्रणाली के आधार में बीएससी के फाइनल ईयर सेमेस्टर 6 में जो आपका जूलॉजी का सेकंड पेपर है उसका नाम है इकोलॉजी, इथोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। इस प्रश्न पत्र में 75 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव प्रकार के पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन पेपर हमारे पास जो आया है वो बुकलेट सीरीज़ बी का है। चलिए इस प्रश्न पत्र को हम हल करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि स्पेसीज रिचनेस इज ए मेजर ऑफ इन ए कम्युनिटी, यानी कि किसी समुदाय को प्रजाति समृद्धि द्वारा मापा जाता है। आपके ऑप्शन थे कि किसी प्रजाति की प्रचुरता, विभिन्न प्रजातियों की संख्या और उनकी प्रचुरता, या विभिन्न प्रजातियों की संख्या, या फिर ऑप्शन डी है कि विभिन्न गण प्रजातियों की संख्या। तो इसमें जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रजातियों की संख्या। ये इंडिकेट करता है किसी समुदाय में जो नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज हैं, यानी कि विभिन्न प्रजातियों की संख्या को प्रजाति समृद्धि द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 जिस पे पूछा गया था कि इनमें से किस में किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संख्या और प्रत्येक प्रजाति की संख्या शामिल है। ठीक है, तो किस में शामिल है दोस्तों, ध्यान रखेंगे वो प्रजाति समृद्धि हो जाएगा। ठीक है, स्पेसीज रिचनेस, ऑप्शन नंबर रिचनेस हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर है प्रश्न नंबर 2 का। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि ए टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सेक्शन दैट द मार्केट बाय द लिमिटेड एबिलिटी ऑफ वाटर इज, जल की सीमित उपलब्धता द्वारा चिन्हित पारिस्थितिकी अनुक्रम का एक प्रकार इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों ये दर्शाता है मरुक्रमक को, यानी कि जैरो शेर को ये दर्शाता है। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मरुक्रम यानी कि मरुस्थलीय, वहाँ पर क्या है कि जल सीमित है, तो जल सीमित प्रक्रिया को जो दर्शाता है इकोसिस्टम में वो है जिसका नाम है जेरो शेर, यानी इसे हिंदी में कहते हैं मरुक्रमक। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट सोशल, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्राणी है जो सामाजिक नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं घरेलू मच्छी, चींटी, दीमक या मधुमक्खी। तो इनमें से हम बात करें हनी बी और टर्मिट और आंट की, तो ये सभी सामाजिक हैं, लेकिन इसमें जो घरेलू मक्खी है ये सामाजिक प्राणी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा गया है कि विच ग्रीन हाउस गैस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन जो रिस्पॉन्सिबल है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए वो कौन सा गैस है, तो आप ध्यान रखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको CFC के नाम से जानते हैं, कभी कभी सफिक्स में दिया रहता है CFC। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका सही उत्तर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछा गया है कि एसिड रेन इज मेनली केस्ड बाय द इमिशन ऑफ विच दीज गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी कि अम्लीय वर्षा मुख्यतः वायुमंडल में किस गैस के उत्सर्जन के कारण होती है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ओजोन, हाइड्रोजन और सल्फाइड और अमोनिया, और डी ऑप्शन था आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। तो ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है NO2 और SO2। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड ये अम्लीय वर्षा में मुख्यतः वायुमंडल के गैस के उत्सर्जन के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें पूछा गया है कि द pH ऑफ नॉर्मल रेन वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि सामान्यतः वर्षा जल का जो pH मान होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों लगभग होता है 6.5 के आसपास, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा दिया नहीं है 6.5
ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे 7.0 और एग्जैक्टली 6.5 के आसपास होता है पीएच मान सामान्य वर्षा जल का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है कि वन ऑफ द बेस्ट टाइगर रिजर्व प्रेजेंट इन इंडिया, भारत में सर्वोत्तम बाघ अभ्यारण्य में से इनमें से कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है दोस्तों वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड, किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क उद्यान जो है उपस्थित है, पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है इसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखेंगे जो दुधवा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, वो है उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में यह अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए जब आप तैयारी कर रहे हैं पेपर नंबर 2 की, जूलॉजी पेपर नंबर 2 में, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है यूनिट नंबर 8, 8वें यूनिट में और 7वां यूनिट, जिसमें आपको पूर्णतः जैव विविधता के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको अभ्यारण्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 से देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनिमल ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी मोर एविडेंट इन द डेजर्ट ग्रासलैंड, माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राणी प्रायः रेगिस्तानी घास के मैदान में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इनमें से जो पाया जाता है उसको कहते हैं बिलकारी। क्या कहा जाता है, बिलकारी कहते हैं, फोरिसियल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसके पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पेपर हल कराया है DDU यूनिवर्सिटी का, तो वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा लगभग 2 से 3 मॉडल पेपर जो मैंने कराए हैं। जिन्होंने मॉडल पेपर तैयार किया था वहाँ से रिपीटेड प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो मॉडल पेपर जरूर तैयार कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी काजीरंगा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये नया प्रश्न था कि इनमें से जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा संरक्षित है। तो इसमें है राइनोसिरस यूनिकॉर्निस, ये यहाँ पर संरक्षित किया गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये एक प्राणी है जो कि जिसका नाम है राइनोसिरसिस यूनिकॉर्निसिस, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में शेर संरक्षित है। तो यहाँ पर दोस्तों शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेर यहाँ पर संरक्षित किया गया है। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा गया है कि किसी विशेष प्रजाति के जीवन, इतिहास, व्यवहार, आवश्यकताओं और आवास प्राथमिकताओं के अध्ययन से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये संबंधित है आपका स्वपारिस्थितिकी से। किससे संबंधित है, स्वपारिस्थितिकी से। ऑप्शन ए पे आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 15, जिसमें है कि डील्स विथ द स्टडी ऑफ द एनर्जी एंड मटेरियल फ्लो इन ए कम्युनिटी ऑफ इकोसिस्टम, समुदाय या पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा और सामग्री प्रवाह के अध्ययन से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा संबंधित है, तो आप ध्यान रखेंगे कि पारिस्थितिकी जो है ये संबंधित है समुदाय या पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा और सामग्री प्रवाह के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया है कि ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज ऑक्यूपाइंग द सेम एरिया एंड इंटरब्रीडिंग इज नोन एज, एक ही प्रजाति के व्यक्तियों का एक समूह जो एक ही क्षेत्र में रहता है और परस्पर प्रजनन करता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सही उत्तर कौन सा है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा गया है कि ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिफरेंट स्पेसीज लिविंग इन ए डिफाइंड एरिया एंड इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर इज एन, यानी कि एक परिभाषित क्षेत्र में रहने वाले और आपस में अन्योन क्रिया करने वाले विभिन्न प्रजातियों में जीवों का समूह है। तो जीवों का जो समूह है उसको कम्युनिटी कहते हैं, समुदाय कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 18, जिसमें पूछा गया है कि सभी जीवित जीव और उनका भौतिक पर्यावरण किसमें सम्मिलित है। तो ये सम्मिलित है इकोसिस्टम में, ठीक है। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीवित जीव और उनके भौतिक पर्यावरण सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इंक्लूड द ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ एंड दियर इंटरेक्शन विथ द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, यानी कि पृथ्वी में सभी पारिस्थितिक तंत्र और वायुमंडलीय, जलमंडलीय, स्थल मंडल के साथ उनकी जो अन्योन क्रिया है वो सम्मिलित है। तो ये किसके अंतर्गत सम्मिलित है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल के अंतर्गत ये सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा गया है कि विच टर्म रेफर टू द न्यूट्रिएंट दैट मोस्ट डिफिशिएंट एंड रिस्ट्रिक्ट्स प्लांट ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द लिविंग लॉ ऑफ मिनिमम। लिविंग के जो नियम हैं, लॉ का जो नियम है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो इनमें से क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से उस पोषक तत्व को संदर्भित करता है जिसकी सर्वाधिक कमी होती है और जिसके कारण लिविंग के न्यूनतम नियम के अनुसार पौधे की वृद्धि बाधित हो जाती है। उनको क्या कहा जाता है, तो उनको ध्यान रखेंगे लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, ठीक है। इसको सीमित पोषक तत्व कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21, जिसमें है कि उत्तर जीविता वक्रों का निर्माण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आप्रवासन दर पर विचार नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा गया है कि किसी जीव की प्रारंभिक जीवन में मृत्यु दर अधिक होती है और उसके बाद अपेक्षाकृत जो होती है वो मृत्यु दर कम हो जाती है, तो उसकी अवधि आती है। उस उत्तर जीविका वक्रों का जो प्रतिनिधित्व करता है उसको क्या कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसको दोस्तों, क्या कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा टाइप 3 यानी प्रकार 3 अवतल। ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट उत्तर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जीव की प्रारंभिक जीवन में मृत्यु दर अधिक होती है और उसके बाद अपेक्षाकृत कम मृत्यु दर की अवधि आती है। तो यह प्रकार 3 औरत उत्तर जीविता वक्रों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा गया है कि जनसंख्या वृद्धि मॉडल के अनुसार जैसे जनसंख्या वाहन क्षमता तक पहुंचती है, जनसंख्या की वृद्धि दर 0 के करीब पहुंच जाती है। तो ये जो पहुंच जाती है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वृद्धि घातक। क्या कहा जाता है, वृद्धि घातक जनसंख्या जो होती है वो वृद्धि मॉडल के अनुसार जैसे जैसे जनसंख्या वाहन क्षमता तक पहुंचती है तो जनसंख्या की वृद्धि दर 0 के करीब पहुंच जाती है। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो वृद्धि घात का है, इसलिए आपका यहाँ पर हो जाएगा लॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर 20 में से उत्तर। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि घातीय वृद्धि मॉडल को किस वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो घातीय जो वृद्धि मॉडल है उसको दोस्तों हम एस आकार, एस शेप के वक्र के द्वारा दर्शाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा गया है कि जनसंख्या में घातीय वृद्धि देखी जा सकती है। तो जनसंख्या में घातीय वृद्धि कब देखी जा सकती है, प्रचुर संसाधन के साथ और सीमित वाले कारक के बिना, ठीक है। हम जनसंख्या में वृद्धि देख सकते हैं सीमित संसाधन और उच्च यहाँ पर पहला ऑप्शन था कि सीमित संसाधन और उच्च प्रतिस्पर्धा के साथ, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन नहीं सही होगा, ये रॉन्ग होगा, ठीक है। यहाँ पर बी सही हो जाएगा क्योंकि विथ लिमिटिंग रिसोर्सेज एंड हाई कंपटीशन, ठीक है। सीमित संसाधन और उच्च प्रतिस्पर्धा के साथ जनसंख्या में घातीय वृद्धि देखी जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी सही है 25 नंबर क्वेश्चन का।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल इफ ए इनिशियल पॉपुलेशन साइज पी नॉट, रेट ग्रोथ आर एंड टाइम टी आर द नोन एज द फाइनल पॉपुलेशन साइज पी टी कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग द इक्वेशन। यहाँ पर है कि घातीय वृद्धि मॉडल में यदि प्रारंभिक जनसंख्या का आकार पी नॉट है और वृद्धि जो दर है उसको स्मॉल आर से इंडिकेट कर रहा है, समय टी ज्ञात है, फिर अंतिम जो जनसंख्या का आकार है उसको हम पी टी से इंडिकेट कर रहे हैं, तो उसका समीकरण किस समीकरण के द्वारा ये निर्धारित किया जाएगा। तो हम इसमें जो समीकरण लगाएंगे हो जाएगा पी टी इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आर टी। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जिसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आमतौर पर जीवन तालिका में शामिल नहीं है। तो जीवन तालिका में जो आमतौर पर सम्मिलित नहीं है वो है आयु विशिष्ट मृत्यु दर, एज स्पेसिफिक मोर्टलिटी रेट, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें क्या पूछा गया है कि एक ही समय अवधि में पैदा हुए व्यक्तियों के समूह का अनुसरण करके सभी व्यक्तियों की जो मृत्यु तक तैयार की गई जीवन तालिका है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको समूह जीवन तालिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, समूह जीवन तालिका। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा गया था कि विच ऑफ दीज इन द मोस्ट likely to be found at the beginning of the grazing food chain, इनमें से किसके चराई घास श्रृंखला के आरंभ में पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो इसमें दोस्तों ध्यान रखेंगे सबसे अधिक जो होती है वो यहाँ पर जो हो जाती है वो हो जाती है शाकाहारी की। ठीक है, हार्बिवोर यानी कि यहाँ पर हो जाएगा शाकाहारी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर है 29 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा गया था कि विच ऑफ दीज इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रिक्स फूड चैन, यानी कि इनमें से कौन सी अपर्दन खाद्य श्रृंखला की विशेषता नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आपको आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कीजिएगा। मुझे एग्जैक्ट आंसर इसका क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो ये मैं बाद में आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, जिसमें है कि खाद्य श्रृंखला में कौन सा पोषक स्तर सबसे कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करता है। तो सबसे कम मात्रा में टर्सरी कंज्यूमर, जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, टर्सरी कंज्यूमर ये सबसे कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 32, जिनमें पूछा गया है कि इनमें से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की समृद्धि सबसे अधिक होने की संभावना होती है। तो सबसे जो अधिक संभावना है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में है। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, जिसपे क्या पूछा गया है कि द ओजोन लेयर इज प्राइमरली लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ओजोन परत मुख्य रूप से पृथ्वी के वायुमंडल के किस क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये जो अवस्थित है वो आपका हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर है इस क्वेश्चन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 34, जिसपे पूछा गया कि ओजोन डिप्लीशन इज द हाईएस्ट ओवर विच रीजन। ओजोन क्षरण क्षेत्र किस क्षेत्र में, ओजोन क्षरण जो है वो किस क्षेत्र में सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखा, पहाड़ी क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र या फिर तटीय क्षेत्र। तो सबसे अधिक जो होता है ये पोल्स पर होता है। ठीक है, ध्रुव क्षेत्र पर ओजोन क्षरण सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें पूछा गया है द भोपाल गैस त्रासदी अकर्ड इन द इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ दिस टॉक्सिक गैस। भोपाल गैस त्रासदी में हुई जहरीली गैस का जो विमोचन हुआ था वो कौन सी गैस थी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे सन 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है लीक हुई थी, जो कि भोपाल गैस त्रासदी का कारण बना था, हादसा का कारण बना था। ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें है कि सवेसा
सबेसा आपदा में हुई और आसपास के क्षेत्रों को दूषित कर दिया, वो कौन सा था? तो इटली में डाइक्सिन, इटली में सबेसा आपदा इटली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ध्यान रखेंगे ये इटली में हुई थी, यहाँ पर इटली फिल होगा। और आसपास के क्षेत्रों को जो दूषित किया था वो डाइक्सिन नामक एक प्रकार की गैस थी, उसने इसको दूषित किया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 37 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि 3 माइल आइलैंड घटना के कारण किसके विषय में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ी और सुरक्षा उपायों की जांच हुई थी? ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूक्लियर पाउडर प्लांट, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, सी वाला सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन इन्फेक्टियस बायोमेडिकल वेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संक्रामक जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उदाहरण है? तो इनमें से ध्यान रखेंगे उपयोग किए गए दस्ताने, ये एग्जाम्पल हैं गैर संक्रामक जैव चिकित्सा अपशिष्ट पदार्थ के। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यूज ग्लव्स। ऑप्शन 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द कॉमनली यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल कचरे के उपयोग के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इनमें से भस्मीकरण का उपयोग हम करते हैं बायोमेडिकल कचरे के उपचार के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 40, जिसपे पूछा गया है कि विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, परमाणु कचरे के उपचार के लिए आमतौर पर कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है वो भस्मीकरण का ही उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सबसे मेरा निवेदन है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन 41 कर रहा है, जिसमें पूछा गया है कि अनुचित सीवेज निपटान के कारण निम्न से हैं। तो इनमें से ध्यान रखिएगा जो अनुचित सीवेज निपटान के कारण हो सकते हैं वो हैं बीमारियों का फैलना, आपका पहला ऑप्शन। दूसरा है पेयजल स्रोतों का सुदूषण। तीसरा ऑप्शन कह रहा है झीलों का सुपोषण। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी आपके सही उत्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 42वां प्रश्न है कि कौन सा वैज्ञानिक पक्षियों में आकलन पर अपने शोध के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, शोध के लिए इनमें से कौन सा प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है, जिसमें है कि निकोलास टिनबर्गेन। ठीक है, ये आपके पहले दिए गए वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। कोनराड लारेंज जो थे वो पक्षियों के आकलन पर अपने शोध के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें है कि नर स्किल बैक मछली में नियत क्रिया प्रतिरूप प्रदर्शित करने वाले प्रयोगों का जो श्रेय है वो किस वैज्ञानिक को जाता है? तो इनमें दोस्तों दो वैज्ञानिक श्रेष्ठ थे, पहले थे निकोलास टिनबर्गेन और दूसरा था जिनका नाम था कोनराड लारेंज। अब इन दोनों में से यूनिवर्सिटी किसको मानती है ये उस पर डिपेंड है। फिलहाल एग्जैक्ट आंसर जो होगा मेरे अकॉर्डिंग वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए आपका। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए होना चाहिए, जिनका नाम है निकोलास टिनबर्गेन। और बाकी अब डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर कि वो इसका आंसर क्या मानती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मुझे इसमें सस्पेंस है इस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अभ्यासतता का तात्पर्य है। अभ्यासतता का जो तात्पर्य है वो है कि बार बार दी गई प्रेरणा के प्रति प्रतिक्रिया में कमी आना, ये अभ्यासतता का जो है तात्पर्य है। ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर कमी बताया गया है अभ्यासतता का तात्पर्य। दूसरा है कि बार बार दी गई प्रेरणा के प्रति बढ़ती हुई प्रतिक्रिया। तो अगर आप अभ्यास करेंगे तो बार बार अगर किसी भी चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं तो उसमें आपको वो चीज़ें क्या होती है, प्रतिक्रिया बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर डिक्रीजेस दिया है। फिलहाल एग्जैक्ट आंसर तो मेरे अकॉर्डिंग सी होना चाहिए। फिलहाल सस्पेंस मुझे इसमें भी लग रहा है क्वेश्चन नंबर 44 में भी। अगर किसी को पता है एग्जैक्ट आंसर तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभ्यासतता का तात्पर्य तो होगा कि बार बार दी गई प्रेरणा के प्रति बढ़ी हुई प्रतिक्रिया के अकॉर्डिंग। चलिए, तो इसमें सी वाला ऑप्शन ही आपका सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें पूछा गया है कि अभ्यासतता की सबसे अधिक संभावना
तब होती है जब कोई प्रेरणा होती है। तो अभ्यासतत्ता का जो संभावना अधिक तब होती है जब बार बार आने वाली, अभ्यासतत्ता की सबसे अधिक संभावना तब होती है जब कोई प्रेरणा बार बार आने वाली होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। और इस वजह से यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर यही सही होगा, सी वाला। बार बार दी गई प्रेरणा के प्रति बढ़ती हुई प्रतिक्रिया ही अभ्यासतत्ता का मतलब इंडिकेट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें पूछा गया कौन सा हार्मोन दिवा रात्रि लय को नियंत्रित करता है और इसे निद्रा हार्मोन भी कहा जाता है। तो इनमें से दोस्तों इसको कहा जाता है मेटाटोनिन। मेटाटोनिन जो है इसको हम हार्मोन दिवा रात्रि को ये नियंत्रित करता है और ये निद्रा हार्मोन्स भी कहलाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है विच एनिमल इज द एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेज, यानी कि कौन सा जंतु अपमार्जक का उदाहरण है। अपमार्जक यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें से आपका गिद्ध आंसर सही होगा। गिद्ध जो है वो अपमार्जक उदाहरण है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें पूछा गया है कि भारतवर्ष में मल जल प्रबंध कितने प्रतिशत होता है। तो मल जल जो प्रबंध है वो लगभग 28% होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि पारिस्थितिकी में ऊर्जा हस्तांतरण के लिए 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये दोस्तों किसने दिया था, ध्यान रखेंगे, ये दिया था लीडमैन ने। किसने दिया था, लीडमैन, यानी कि इनको लीडरमैन कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, लीडरमैन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें पूछा गया था कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है वो मुख्य ऊर्जा का स्रोत है सोलर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 51, जिसमें पूछा गया है कि जब आबादी में जन्म दर व मृत्यु दर बराबर होते हैं तो इसको क्या कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसको प्लेटिव अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेटिव फेज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें पूछा गया है कि रेड डाटा बुक हैव द डेटा ऑफ। रेड डेटा बुक में निम्नलिखित में से किसका डेटा होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो डेटा होता है वो संकटापन्न पादप एवं प्रणाली का डेटा होता है, इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें पूछा गया है द न्यूक्लियर बेस्ड फ्रॉम फ्यूल रॉड्स कंसिस्ट प्राइमरली। ठीक है, यहाँ पर है कि परमाणु कचरा नाभिकीय ईंधन की जड़ों से निकालने वाला होता है। तो कौन सा होता है भैया, पहला दिया गया है इसमें Cesium-137, रोटोसियम 90, प्लूटोनियम। तो यहाँ पर आपके करेक्ट उत्तर होंगे उपयुक्त सभी। ये सभी जो हैं परमाणु कचरा नाभिकीय ईंधन के क्षणों के निकलने वाले एक प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें पूछा गया है कि एक परितंत्र में किस प्रजाति के नीचे निम्न में से किसे प्रदर्शित किया जाता है। तो इनमें से किसको प्रदर्शित करते हैं, इनमें प्रदर्शित किया जाता है फंक्शंस इन हैबिट्स, आवास में उसका कार्य। क्या, आवास में उसका कार्य प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, जिसमें पूछा गया है कि एक ही प्रजाति के जीव को एक विशिष्ट लोकेलिटी में रहते हैं, इनका निम्न में से किसका निर्माण करते हैं। तो ये किसका निर्माण करते हैं, ये पॉपुलेशन का, आबादी का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है आपका। अगला क्वेश्चन था कि विच ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स कंप्राइज हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। निम्नलिखित में से किस कशेरुकी वर्ग में सर्वाधिक संकटापन्न प्रजातियां हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा मैमल्स स्तनी वर्ग कशेरुकी वर्ग में सर्वाधिक इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्न में से किस नियम के अनुसार कौन सा विभिन्न प्रजाति लंबे समय तक एक ही निकेत अथवा आवास में नहीं रह सकता। Which of the following law explain that two different species cannot live for a long duration in the same or habitat। ठीक है, तो यहाँ पर है गाज नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार, गाज के नियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
गाज के नियम के अनुसार दो विभिन्न प्रजाति लंबे समय तक एक ही निकेत अथवा आवास में नहीं रह सकते। ये कौन सा नियम बताता है? गाज का नियम बताता है। ओके, ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 58 है जिसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए कम्युनिटी, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय को प्रदर्शित करता है? तो इनमें से समुदाय को इंडिकेट इनमें से कौन सा करता है? पहला है स्वपोषी एवं परपोषी जीव, पादप एवं प्राणी, या किसी एक प्रजाति के सदस्यों के आवास में रहना, या एक ही आवास में विभिन्न जीव का रहना। तो इनमें से जो सही उत्तर होगा वो पादप एवं प्राणी हो जाएगा। प्लांट एंड एनिमल ये इंडिकेट किसको करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं कम्युनिटी को। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 जिसमें पूछा गया है कि फेरोमोन्स आर जनरली यूज्ड फॉर, फेरोमोन्स का उपयोग सामान्यतः किस हेतु होता है? तो दोस्तों ये वार्निंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, विपरीत लिंग के आकर्षण के लिए भी, चिन्हित करने के लिए भी, उपयुक्त सभी। तो ये ज़्यादातर कीड़ों और जानवरों के लिए किया जाता है, उनको आकर्षित करने के लिए। एक प्रकार का ये जो होता है केमिकल होता है, जो क्या किया जाता है कि इनका छिड़काव कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो जानवर होते हैं उनको सूंघकर उससे आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि 5 जून आप सेलिब्रेटेड एज, 5 जून को हम किस रूप में मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम 5 दिवस को मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 आपका है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म का उद्देश्य सामान्य उद्देश्य है? तो पहला है प्राथमिक मांसाहारी एवं द्वितीयक पोषक स्तर। तो ये सामान्य उद्देश्य नहीं, अलग अलग हो गए। द्वितीयक उपभोक्ता एवं शाकाहारी, ये दोनों अलग है। द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, और शाकाहारी मांसाहारी का कम्बिनेशन तो कोई है नहीं। तीसरा है प्राथमिक पोषक स्तर एवं शाकाहारी, तो इसका भी कम्बिनेशन यहाँ नहीं बन रहा है। बाकी यहाँ पर डी देखें तो प्राथमिक उपभोक्ता एवं शाकाहारी, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी ही होते हैं। तो ये दोनों इनका सेम उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन 62 जिसमें कि पारिस्थितिकी निकेत की परिकल्पना किसने दी थी? तो पारिस्थितिकी निकेत की जो परिकल्पना दी थी वो ओडम ने दी थी। किसने दी थी? ओडम ने दी थी। ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में किस किस के बीच अंतर संबंध होता है? तो अंतर संबंध किस किस के बीच होता है? तो जीवों के समुदाय एवं उनके भौतिक वातावरण के बीच में होता है। कम्युनिटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड दियर फिजिकल इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64 जिसमें पूछा गया है कि एक घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। तो जो संख्या का पिरामिड है दोस्तों वो हमेशा अपराइट होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 65 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वातावरण में लेड की उपस्थिति के कारण हो सकता है। तो जब वातावरण में शीशे की उपस्थिति हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या हो जाएगा? नेत्र में जलन के कारण ये पता चलेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला क्वेश्चन इसमें है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के कारण हो सकता है। तो कार्बन जब मोनोऑक्साइड की विषाक्तता हो जाएगी तो क्या होगा? हृदय रोग फैलेगा, तापमान में वृद्धि आएगी, दम का घुटना या हार्ट फेल। तो इनमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दम का घुटना। जब कार्बन मोनोऑक्साइड फैल जाएगी तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी और तब आपका दम घुटेगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धुंध का निर्माण किसके मिश्रित प्रभाव के कारण होता है? तो जो धुंध का निर्माण होता है वो धुआं और कोहरा के मिश्रण से होता है, यानी स्मोक एंड फॉग। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 जिससे पूछा गया इनमें से मुख्य ग्रीन हाउस गैस। तो मुख्य ग्रीन हाउस जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण में इनमें से किसकी बढ़ती हुई मात्रा का कारण अम्लीय वर्षा बन रहा है? तो अम्लीय वर्षा का कारण कौन बन रहा है? जल्दी से सभी लोग उत्तर कीजिएगा। तो यहाँ पर NO2 एंड SO2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से सभी लोग कमेंट के आधार पर आंसर कीजिएगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर आपका होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या
स्टेटोस्फियरिक ओजोन क्षरण का कारण हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केस ऑफ स्टेटोस्फियरिक ओजोन डिप्लेशन। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए कि ध्वनि प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान, स्किन कैंसर त्वचा कैंसर, या मस्तिष्क अनियमितता। तो इसमें से जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जो स्ट्रेटोस्फियरिक ओजोन क्षरण किसके कारण हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरकरी प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया हेपेटाइटिस, पीलिया, या फिर मिथाइलो बिनेमिया, या फिर मिनीमाटा। तो आप ध्यान रखेंगे किसका यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनीमाता का संक्रमण होता है मरकरी प्रदूषण के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल की सुंदरता निम्नलिखित में से किसके कारण प्रभावित हो रही है। तो किसके कारण हो रही है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो इनमें से SO2 के कारण ताजमहल की सुंदरता जो है वो प्रभावित हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 73, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस अदर देन द मीथेन इज प्रोडक्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस मीथेन के अलावा कृषि फील्ड से उत्पन्न हो रही है। तो किसके यहाँ पर कौन सी है, मीथेन के अलावा नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है एग्रीकल्चर फील्ड से। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ कब हुआ। अब एग्जैक्ट यहाँ पर है 1973, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो 1972 जो है ऑप्शन टिक कीजिएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रारंभ किया गया था 1972 में। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रजातियां जो विलुप्तता के खतरे में होती हैं उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है दुर्लभ प्रजातियां, कमजोर प्रजातियां, या संकटापन्न प्रजातियां, या फिर विलुप्त प्रजातियां। ठीक है, तो इन प्रजातियों को जो विलुप्तता के खतरे में है उनको क्या कहा जाता है। जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो इनको क्या कहते हैं दोस्तों, इनको कहा जाता है इंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटापन्न प्रजातियां। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आज के इस प्रश्न पत्र को हमने हल कर लिया है। अगर किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट है, तो किसी भी प्रश्न के आंसर पे अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जो भी एग्जैक्ट आंसर की थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आपका कोई भी क्वेश्चन अगर अभी तक हल नहीं हो पाया है, आपको आंसर शीट नहीं मिल पाई है, तो आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। और जो अदर विश्वविद्यालय के बच्चे इस समय वीडियो को देख रहे हैं उन सबको मैं बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए तो है ही है। इसके बाद आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, जो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।